Welcome friends in BS classes. We will discuss most important topics of civil engineering. Today our topic is non-destructive test and we will discuss part second of non-destructive test. So friends we can start. फ्रेंड्स इससे पहले हम एक टेस्ट पढ़ चुके हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। यदि आप उस टेस्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट। इस टेस्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकें। इस टेस्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक फिगर मेंशन कर रखा है। इस फिगर में ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है और ये रिबाउंड हैमर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टेस्ट को करने से पहले हम रिबाउंड हैमर को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है। रिबाउंड हैमर में आगे की तरफ एक प्लंजर लगा होता है। फ्रेंड्स ये प्लंजर होता है जो कि इस तरीके से लगा हुआ आपको दिख रहा है, और इस प्लंजर से एक हैमर मास कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एक हैमर मास लगा हुआ है और ये प्लंजर आपको ये डॉट डॉट से दिख रहे होंगे, ये आपकी स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये प्लंजर इस स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो प्लंजर होता है ये हैमर मास से कनेक्टेड होता है और इस प्लंजर को स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक हैमर गाइड जुड़ी होती है। ये हैमर गाइड होती है जो कि आपकी प्लंजर से और हैमर मास से कनेक्टेड होती है, और नीचे की तरफ इसमें एक लॉकिंग बटन लगा रहता है जिससे जो भी हमारे पास रीडिंग आती है उस टाइम हम इसको लॉक कर देते हैं। पीछे की तरफ इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम कंप्रेशन स्प्रिंग बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही वॉल के ऊपर या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर रिबाउंड हैमर को प्रेस किया जाता है तो हैमर गाइड बैक साइड में जाता है, पीछे की तरफ मूव करता है। तो पीछे की तरफ मूव करने पे इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगता है और यहाँ पर आपका जो हैमर गाइड होगा वो इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। हमने यहाँ पर स्प्रिंग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर आप इस रिबाउंड हैमर को कंक्रीट सरफेस से अलग कर लोगे, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में कंक्रीट सरफेस से आप इसको हटा लोगे तो उसके बाद में ये वापस प्लंजर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, ये बैक डायरेक्शन में ही रह जाएगा। तो जैसे इसको हटाएं, हटाने के साथ में स्प्रिंग अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वापस ये अपनी नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ आएगी। नॉर्मल आते ही प्लंजर भी वापस क्या करेगा, अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ एक विंडो लगी होती है और इस विंडो में एक स्केल लगा होता है और इस स्केल के ऊपर रीडिंग्स होती हैं, कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसे ही आप वॉल के ऊपर प्रेस करते हो तो प्रेस करने के साथ में इस स्केल पे हमें रीडिंग मिलती है। तो यहाँ से हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। वो जो नंबर होता है वह नंबर ही रिबाउंड नंबर कहलाता है और ये रिबाउंड नंबर ही उस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो रिबाउंड हैमर पे जो स्केल लगा होता है वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा प्रेस करने पर, वो नंबर ही रिबाउंड नंबर होता है और ये रिबाउंड नंबर ही उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स इस टेस्ट को हम किस तरीके से करेंगे, इसका हम प्रोसीजर समझते हैं। एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में रिबाउंड हैमर होता कैसा है। फ्रेंड्स ये होता आपका ओरिजिनल रिबाउंड हैमर होता है। ये इसमें आगे की तरफ ये प्लंजर लगा होता है और यहाँ पर ये एक विंडो होती है और इस विंडो के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्केल बना हुआ है, ये स्केल बना हुआ है और यहाँ से हम रीडिंग पढ़ लेते हैं, जो कि ये रीडिंग एक नंबर होती है और ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इस नंबर को हम बोलते हैं रिबाउंड नंबर। रिबाउंड
नंबर बोलते हैं। और ये रिबाउंड नंबर ही आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इतनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे सिमेट्री रिबाउंड हैमर टेस्ट पूछा जाता है तो नीचे जो डायग्राम बना रखा है वो नहीं बनाना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये फिगर बना के आना है। इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है, पूरा फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। तो देखिए इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमने एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ले लिया जिसकी हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें इस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ये इस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की ये सरफेस होगी और ये हमने रिबाउंड हैमर ले लिया। हम क्या करेंगे, इस रिबाउंड हैमर से इस कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम रिबाउंड हैमर को कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के साथ में ये जो प्लंजर होता है ये बैक डायरेक्शन के अंदर जाएगा ही। ठीक है, तो ये बैक डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके मूव करने के साथ में क्या होगा, ये जो आपने हैमर गाइड लगा रखी है ये हैमर गाइड भी बैक डायरेक्शन में जाएगा और बैक डायरेक्शन में जाने पे ये हैमर गाइड क्या करेगा, पीछे की तरफ जो स्प्रिंग लगी हुई है इस स्प्रिंग को भी कंप्रेस कर देगा। और जैसे ये पीछे जाएगा तो यहाँ पर स्केल के ऊपर आपको एक रीडिंग मिलेगी और उस रीडिंग को पढ़ लोगे, वो एक आपका नंबर होगा और वही नंबर आपका रिबाउंड नंबर कहलाएगा। और इस तरीके से हम इस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इस रिबाउंड हैमर को वापस हटा लेते हैं, हटाते ही क्या होगा, आपका जो प्लंजर होगा वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओरिजिनल शेप में कैसे आएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर इस सरफेस की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स ना लगने की वजह से पीछे की जो स्प्रिंग होगी ये अब कंप्रेस नहीं होगी, अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड प्लंजर हैविंग रिबाउंड मास अटैच्ड अवर इट इनसाइड ए ट्यूबुलर केसिंग। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर जो बना हुआ है ये अरेंजमेंट, ये आपको जो दिख रहा है हाउसिंग के नाम से जिसको डिनोट किया हुआ है, इसको हम ट्यूबुलर केसिंग भी बोल सकते हैं या हम इसको हाउसिंग भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है, इस हाउसिंग के अंदर एक प्लंजर लगा होता है और उस प्लंजर से एक हैमर मास जुड़ा होता है और स्प्रिंग के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन द रिबाउंड हैमर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द कॉन्क्रीट सरफेस, रिबाउंड मास स्ट्राइक्स द सरफेस एंड गेट रिट्रैक्टेड बैक अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। सेकंड पॉइंट में हम ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आप रिबाउंड हैमर को कंक्रीट सरफेस के ऊपर प्रेस करते हो, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेस करने के साथ में ये जो हैमर मास होता है इसकी वजह से इस कंक्रीट सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगता है और यहाँ पर जो आपकी हैमर गाइड होगी ये बैक डायरेक्शन के अंदर जाएगी। ठीक है, और स्प्रिंग को ये क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा ये स्प्रिंग के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड कि जो आपकी स्प्रिंग है ये स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में इस तरफ रहेगी, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे आप कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर प्लंजर से इसको प्रेस करते हो तो प्लंजर से प्रेस करने के साथ गाइड पीछे की तरफ जा रही है, तो ये गाइड पीछे की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग को इस तरफ दबाएगी। तो स्प्रिंग को हम इस तरफ दबा रहे हैं लेकिन स्प्रिंग जाना इस तरफ चाहती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर आप रिबाउंड हैमर को प्रेस करते हैं तो ये रिबाउंड मास होता है इस स्प्रिंग के द्वारा जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लगाता है या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते फ्रेंड। इट इज़ देन रिलेटेड विथ नंबर
रेफर्ड एज रिबाउंड नंबर विच इज़ फर्दर यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जैसे आपने सरफेस के ऊपर इसको प्रेस किया, प्रेस करने के साथ में विंडो के ऊपर वहाँ पर क्या होता है, आपको जो स्केल लगा हुआ है उस स्केल के ऊपर आपको एक रीडिंग दिखेगी या वहाँ पर एक नंबर आपको दिखेगा, और वो नंबर ही आपका क्या कहलाएगा, रिबाउंड नंबर कहलाएगा। और जो रिबाउंड नंबर की वैल्यू होगी वही कंक्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर कोई स्ट्रक्चर आपके पास है, जैसे ये कोई कंक्रीट सरफेस है, इसके ऊपर आपने रिबाउंड हैमर से प्रेस किया, इस तरीके से आपने इससे प्रेस किया, यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग मिल रही है। ये कंक्रीट सरफेस जो है इसकी अगर हार्डनेस कम है तो यहाँ पर रिबाउंड नंबर की वैल्यू आपको कुछ अलग मिलेगी, और ये स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो आपको कम मिलेगी। और यदि ये ज़्यादा हार्ड होगा तो ज़्यादा हार्ड होने के कारण यहाँ पर रिबाउंड नंबर की वैल्यू जितना सरफेस हार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए रिबाउंड नंबर की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती है और वो अलग अलग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात ये आती है, ये काफ़ी एक सिंपल प्रोसीजर होता है, कुछ नहीं करना, कंक्रीट स्ट्रक्चर पे प्रेस करना है और बस रीडिंग लेनी है और स्ट्रेंथ गेन करनी है अपने को। लेकिन इस टेस्ट को कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, इसके रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाय द हार्डनेस ऑफ द सरफेस, मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द सरफेस, टाइप ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट यूज, शेप ऑफ द स्पेसिमेन, रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमेन। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट के रिजल्ट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि आपने जो कंक्रीट स्ट्रक्चर लिया है वो कितना हार्ड है, उसका सरफेस कितना हार्ड है, जितना हार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग रिबाउंड नंबर मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ वैल्यू मिलेगी। तो जैसे हार्डनेस होगी स्ट्रक्चर की वैसा ही रिबाउंड नंबर और वैसे ही स्ट्रेंथ होगी। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट उस सरफेस की हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है, उस सरफेस की मॉइस्चर कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, आपने किस तरीके की सीमेंट यूज़ की है, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की है तो अच्छी स्ट्रेंथ आएगी उसकी। तो टाइप ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप के आपने एग्रीगेट यूज किए हैं, स्पेसिमेन की शेप कैसी है, स्पेसिमेन आपका कितना रिजिड है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है, इट इज़ एडोप्टेड ओनली फॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड्स इस टेस्ट को हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट है रीबार एंड कवर मीटर। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी, जैसे ये मैंने कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रखा है और इस कंक्रीट स्ट्रक्चर में मैंने ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे ये कोई कॉलम होगा या हो सकती है कि आपकी ये कोई बीम हो, ठीक है, तो बीम के अंदर भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। अब रीबार एंड कवर मीटर के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का कवर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कवर का मतलब क्या होगा, ये आपका रेनफोर्समेंट है और ये आपके कंक्रीट का बॉटम सरफेस है, तो इसके बीच में जो आपने कंक्रीट प्रोवाइड कर रखी है ये कंक्रीट आपके कवर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कंक्रीट कवर बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में हमने कितना कंक्रीट कवर दे रखा है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, रीबार एंड कवर मीटर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि अगर आपको कंक्रीट कवर फाइंड आउट करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, आपने जो रेनफोर्समेंट यूज़ किया है इस रेनफोर्समेंट का डायमीटर कितना है, मैं इसको 5 से डिनोट कर रहा हूँ, कितना का आपने सरिया इसमें यूज़ किया है, अगर आपको उसका डायमीटर चाहिए तो हम इस टेस्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। आपने इस रेनफोर्समेंट को किस लोकेशन पे प्रोवाइड कर रखा है, जैसे ये कंक्रीट सरफेस आप इसको जब जैसे स्ट्रक्चर को आप बना दोगे, स्ट्रक्चर बनने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बनने के बाद में आपको ये पता नहीं चलेगा कि रेनफोर्समेंट आपने अंदर कहाँ प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपको उस रेनफोर्समेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि किस लोकेशन पे लगा हुआ है,
तो एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको तोड़ के देखें। तो हमारा टेस्ट कैसा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, कि हम स्ट्रक्चर को बिना तोड़े उसकी जो कंडीशंस हैं हम उनको फाइंड आउट करें, ये हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए, बिना तोड़े हम उस रेनफोर्समेंट की लोकेशन को निकाल सकते हैं। तो जो आपका रीबार एंड कोर मीटर टेस्ट है, इसकी हेल्प से जो रेनफोर्समेंट जिस लोकेशन पे होगा उसके लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर ही आपका रेनफोर्समेंट है, तो जैसे ही आप रीबार डिटेक्टर यूज़ करोगे तो ये रीबार डिटेक्टर ऑटोमेटिक बता देगा कि साहब इस लोकेशन के ऊपर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, इतने डायमीटर का आपने प्रोवाइड कर रखा है, इतना आपने कवर दे रखा है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब आपका जो रीबार एंड कोर मीटर टेस्ट आप करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रीबार डिटेक्टर यूज़ करते हैं। रीबार डिटेक्टर होता है, ये मान लो कि आपका कोई रीबार डिटेक्टर है, और इस रीबार डिटेक्टर के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी कोइल्स होती हैं, बहुत सारी इसके अंदर कोइल्स होती हैं। और इन कोइल्स का काम क्या होता है, ये कोइल्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझ गए कि अगर कोई भी आपके पास आयरन की अगर कोई चीज़ें आ रही है तो उन चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रीबार डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसको ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई आपको रेनफोर्समेंट वगैरह के बारे में जानना हो, ठीक है, उसका डायमीटर आपको जानना हो, उसकी लोकेशन आपको जानना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम उस रेनफोर्समेंट की पोजीशन को, उसके डायमीटर को, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया कि इस टेस्ट को करने के लिए हम रीबार डिटेक्टर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी कोयल लगी होती हैं, और ये कोयल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करती है, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड, मॉडर्न रीबार डिटेक्टर यूज डिफरेंट कोयल अरेंजमेंट टू जनरेट सेवरल मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, इट डिटर्मिनेट्स द कवर एंड एस्टिमेशन ऑफ बार डायमीटर। ये हम बात कर चुके हैं कि इससे हम कंक्रीट का कवर निकाल सकते हैं और कितने mm का रेनफोर्समेंट हमने यूज किया उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज अनअफेक्टेड बाय ऑल नॉन कंडक्टिव मटेरियल सच एज कॉन्क्रीट, वुड, प्लास्टिक, ब्रिक्स। यानी इस टेस्ट को कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती हैं, जैसे कोई कंक्रीट होगी तो ये नॉन कंडक्टिव चीज़ होती है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई इफेक्ट नहीं आता है, वुड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लास्टिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ब्रिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जितने भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे वो इसके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई कंडक्टिव चीज़ आ गई तो इस टेस्ट से जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके रिजल्ट को ये अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रीबार लोकेटर। रीबार लोकेटर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम इससे किसी भी रेनफोर्समेंट की हम लोकेशन निकाल सकते हैं, कितनी डेप्थ में हमने उसको प्रोवाइड कर रखा है, कितने mm का हमने रेनफोर्समेंट दे रखा है, वो सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो कंक्रीट कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, मान लो ये आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर कोई बीम है और यहाँ पर मैंने ये रेनफोर्समेंट दे रखा है और ये आपका कंक्रीट का कवर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंक्रीट कवर अगर हमने 250 mm तक प्रोवाइड कर रखा है तो हम रीबार डिटेक्टर की हेल्प से इस कवर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कवर आपने 25 mm दिया है, 25 mm आपने प्रोवाइड किया है, तो आप रीबार डिटेक्टर की हेल्प से इजीली इस कंक्रीट के कवर को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने कंक्रीट का कवर 300 mm प्रोवाइड कर रखा है तो उस केस में रीबार डिटेक्टर से आप इस कंक्रीट के कवर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिकली हम इतना कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं। कंक्रीट कवर हमारा बहुत ही कम होता है, 25 mm, 30 mm, 40 mm हो सकता है, 60 mm हो सकता है। अलग अलग केस में, कि कॉलम के केस में अलग होगा, स्लैब के केस में अलग होगा, बीम के केस में अलग होगा, ठीक है, सबके केस में अलग अलग होगा। तो किस में कितना कवर यूज़ करते हैं इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस टाइप के स्ट्रक्चर में हमें कितना कवर प्रोवाइड करना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हम डिटेक्शन अप टू 250 mm कवर विथ इजी रीड कैलिब्रेटेड मीटर, कि हम
इस डिटेक्टर की हेल्प से 250 mm तक के कंक्रीट कवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना अगर आपके पास कंक्रीट कवर है तो उसको रीड कर सकता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप इसमें यूज़ कर रहे हैं ये लाइट वेट होता है। इसका वेट लगभग आप ये कह सकते हैं 1.6 किलोग्राम से भी कम होता है, या मैं कहूँ कई बार ये पाउंड्स में भी दिया होता तो 3.5 पाउंड्स से भी लेस इसका वेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम वेट होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम इस डिटेक्टर को कंटिन्यूसली 8 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। तो यही पॉइंट लिखा है थर्ड, अप टू 8 आवर्स कंटिन्यूस यूज़ बिटवीन बैटरी चार्जेस। हम इस रिबार लोकेटर को या जो रिबार डिटेक्टर है इसको कंटिन्यूस 8 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, कंक्रीट कवर 250 mm तक पड़ सकता है, लाइट वेट होता है 1.6 किलोग्राम से भी कम वेट होता है, रेगुलर हम इसको 8 आवर तक यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये क्या क्या काम कर सकता है। हम रिबार डिटेक्टर अगर यूज़ करते हैं तो वो कौन कौन से काम कर सकता है, जिसमें पहला स्पेसिफिकेशन है डिटेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिबार। आपने स्ट्रक्चर में जो रेनफोर्समेंट लगा रखा है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, तो ये बार को डिटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ रिबार, कि आपने जो बार प्रोवाइड कर रखी है उसका ओरिएंटेशन कैसा है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। कि जैसे आपने ये रेनफोर्समेंट इस तरीके से लगा रखा है तो ये बता देगा कि बार आपकी इस तरीके से लगी हुई है। अगर हो सकता है कि आपका सेक्शन ऐसा है उसमें आपने रेनफोर्समेंट इस तरीके से लगा रखा है तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हम इसका जो ओरिएंटेशन होता है किसी भी रेनफोर्समेंट का वो ओरिएंटेशन भी निकाल सकते हैं और उस रेनफोर्समेंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं इसका, मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट कवर। पहले बता चुका हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर का आपको कवर निकालना है तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तीसरा क्या काम करता है, लोकेशन ऑफ फेरस मेटल्स। अगर उस स्ट्रक्चर में कहीं भी आपने फेरस मेटल प्रोवाइड कर रखी है तो उसकी लोकेशन बता देगा कि आपने किस जगह पर एग्जैक्टली वो फेरस मेटल यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ प्रीस्ट्रेस केबल। फ्रेंड्स, प्रीस्ट्रेस केबल ये हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के सेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर है और कैसा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ये सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का सेक्शन है। इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक केबल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर केबल्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये केबल आपकी पैराबोलिक भी हो सकती है, हो सकता है कि ये आपकी केबल स्ट्रेट कंडीशन के अंदर भी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये केबल हमेशा सेंटर के अंदर लगी हो। इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, वो हमारे पास कैलकुलेशन से निकल के आती है कि हमें केबल को किस लोकेशन के ऊपर प्रोवाइड करना है। तो सेक्शन आपका बन के तैयार हो गया तो आपको क्या पता चलेगा कि केबल आपने किस जगह लगा रखा है कि साहब वो इस लोकेशन पे लगा हुआ है, या हो सकता है कि केबल आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी हो तो केबल आपकी इस जगह, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हम किसी स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हमें लोकेशन जाननी है तो रिबार डिटेक्टर हम यूज़ करेंगे और जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन के अंदर आपने केबल्स प्रोवाइड कर रखी है उस केबल की लोकेशन भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम रिबार एंड कवर मीटर की हेल्प से कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।